सर एटीपी जो है उसमें सभी मॉलिक्यूल्स की गैसियस मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम क्यों नहीं, अलग अलग क्यों नहीं हो रही सर? माइक ऑफ कर। सबकी स्टेट इसने लिया है क्योंकि वहाँ वो पॉसिबिलिटी देख रहा है। वहाँ पे उसने हाइपोथेटिकल बोला है कि मोस्ट स्टेबल भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है, उसे क्या पता कौन सी लेनी है, वो तो हमारा एजम्पशन है ना। बट आरएमएस इज द मोस्ट एक्यूरेट स्पीड, इसलिए उसको लिया। मैंने रीजन सिखाया तो था सर क्लास में कि आरएमएस तुम्हारी मोस्ट एक्यूरेट स्पीड थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी क्लास में नेक्स्ट क्लास का थोड़ा डाउट है यूडियोमेट्री और इंस्टेंटेनियस डिफ्यूजन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा खत्म कर दूँगा। फिर और नेक्स्ट क्लास में केटीजी ले लेंगे, ऐसे बाय पार्ट तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। बट केमिकल बॉन्डिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता रहा हूँ आपको पूरे उसमें पढ़ना क्या क्या केमिकल बॉन्डिंग में, क्या क्या पार्ट कितना डिटेल में जाना है। तो पहला आपको पढ़ना है, सब ध्यान से बोलते आयनिक बॉन्ड। उसके बाद उनको लिखेगा नहीं, सिर्फ समझना है आपको कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद आएगा आपका फ्रेगनेंस आयनिक बॉन्ड समझ होते हैं कोवलेंट। अब फ्रेगनेंस आपको बताएगा कि एक बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है और कोवलेंट, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ये बताएगा कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक नहीं है। उसके बाद हम सीधा एंट्री करेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद आपका आएगा बातें नहीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कुछ तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम सीधा आएंगे फॉर्मल चार्ज। अभी क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है। फॉर्मल चार्ज, देन आपकी बैलेंस बैंड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, डीएससीपीआर थ्योरी, देन आपका एमओडी। एमओडी के बाद आपका आएगा अब एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मल चार्ज, बैलेंस बैंड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, डीएससीपीआर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारी थ्योरी का एम था मॉलिक्यूल की शेप के बारे में। कि जितनी भी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है वो जस्ट एक हाइपोथेटिकल रिपीट का। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द रियल फिजिकल प्रोसेस, इट इज ओनली यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप। समझे? स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम सुना है कभी? एक मॉलिक्यूल की शेप हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालते हैं, बट ये शॉर्ट मेथड्स हैं जिससे हम उसकी शेप निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल। बट ये थ्योरी हर जगह काम नहीं करती, कहीं कहीं थ्योरी फेल हो जाती है 1%। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको उसे विजुलाइज करना है, आप ऑर्डर को विजुलाइज नहीं कर पाते ना, चाहे विजुलाइज ना कर पाओ, तो ये रियल प्रोसेस नहीं है। इसके बाद एक आएगा आपका टॉपिक डायपोल मोमेंट, वो मैं कराऊंगा आपकी वीडियो से पहले दिया हुआ है, पर मैं आपको कराऊंगा उसे डीएससीपीआर थ्योरी के बाद। और एक टॉपिक और है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रेजोनेंस। सुना है सभी रेजोनेंस का नाम? रेजोनेंस टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके अभी एक पेज में खत्म कर रखा है, देखना उस पेज को खोल के उसके गधे घोड़े का सब बना रखा है, बट वो वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। डिटेल में तुम्हारा कहाँ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी जितना तुम्हारे में दिया हुआ है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा में करा दूँगा। रेजोनेंस पूरा नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, रेजोनेंस आपका ऑर्गेनिक का टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन बेसिक टेस्ट में नहीं पूछेगा वो आपसे, कोई भी क्वेश्चन आपके PWD में पूछेगा वो आपसे। तो जितना मैं कराऊंगा मैं आपको ज़्यादा ही करा दूँगा। 10% आपका है तो मैं आपको 50% करा दूँगा यहाँ पे। इस पर मत सोचना इस तरह ये वाला टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक हमारे हैं। सेकंड यूज क्या है केमिकल बॉन्डिंग का। सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी इस टॉपिक के टाइप की छुट्टी मत करो और बैकलॉग में बताना मेरे पास बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेस्ड है आपको। एक गलती आपने कर दी पूरा इनऑर्गेनिक खराब हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इनऑर्गेनिक में क्या चाहिए, सारा इससे बेस्ड है। और ये टॉपिक जो यहाँ से और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चार, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन BBD, हाइब्रिडाइजेशन, डीएससीपीआर, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया क्या कंटेंट है आपके केमिकल बॉन्डिंग का? सबको क्लियर है ये बात अच्छे से? और पहले हेडिंग डालिए आप लोग आयनिक बॉन्ड, पहली हेडिंग डालिए आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आप लोग बोलोगे अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डिस्कशन कर लेते हैं इसको।
bond that is formed by the completed transfer of electrons. So for example, मैंने आपके सामने कंपाउंड करके आप लोग पहले पढ़ चुके हो HCl, H2, Cl2, Br2 and I. ये तीन कैटेगरी मैंने आपके सामने रखी है. कोई लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ समझना है. कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझना है. ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है. ये दोनों कैटेगरी किसके एग्जांपल हैं? कोवेलेंट. कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी आपकी मोलर कोवेलेंट. कौन सी कैटेगरी है? यूजिंग नॉन-पोलर टू पोलर. The bond between the two different electronegative atoms. Yeah, the bond between the two similar atoms is known as covalent bond is formed by the sharing of a pair of electrons between two atoms. But वो इतना easy होता पूछेगा, वो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आयनिक बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल है, कौन सा बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल. मेन बस ये सिखाना है कौन सा डायरेक्शनल है, कौन सा नॉन डायरेक्शनल है. या एक मार्कर देना आयनिक बॉन्ड डायरेक्शन कौन है, नॉन डायरेक्शन. समझना ध्यान से. ये एक एटम है और ये भी एक एटम है. इन दोनों के बीच में से कौन सी बॉन्डिंग है, कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट. कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट. अब ध्यान से देखो इस केस को, ध्यान से देखो. ये कोवेलेंट बॉन्ड है. अब ये मेरा जो मेरा हैंड है ये इस बॉन्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे खींच रहा है बिकॉज दिस मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव. फाइनली खींच रहा है. कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक. फिर देखो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट. कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक. क्या मैं बोल सकता हूँ कि आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रीम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रीम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड कम है. तो समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, अब आते हैं डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन. सब ध्यान से देखिए. कभी किसी ने देखा है ये H है और ये आपका Cl. आप लोग जानते हो Cl इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपको अट्रैक्ट करेगा. पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली. अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा. ये डायरेक्शन. एक टर्म होती है डायपोल मूवमेंट. प्रॉपर टॉपिक है. यहाँ पे थोड़ा समझ लो. डायपोल मूवमेंट का मतलब होता है when two charges are separated by a distance d. When two opposite charges are separated by a distance d means bond length. Then a dipole is. ये डायपोल बन गया ना. जिसका डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द डायरेक्शन ये बॉन्ड कैसा हो गया? डायरेक्शन. क्या H में कुछ होगा? नॉन डायरेक्शन. समझ में आया कि नहीं? अब गलती से ऐसा मत बोलना कि सर एनी होता है ये Cl होता है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. ये डायरेक्शन ये गलत. कभी देखा है किसी ने ऐसे NaCl बॉन्ड को? देखा कभी किसी ने? NaCl बॉन्ड कैसा होता है तुम्हारा? नॉन डायरेक्शन. समझ में आया? कोई डायरेक्शन नहीं होती. हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल. समझ में आया सबको? पोलर समझ में आया? यही समझना था मेन कॉन्सेप्ट. ये नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल. बाकी तो हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं. क्लियर है सबको? देखो आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Ionic bond is formed by the completely transfer of electrons. For the formation of ionic bond, following conditions are required. For the formation of ionic bond, following conditions are required. Number first. One atom should have
should have low ionization energy. Low ionization. Second point, other atom must have high electron affinity. Other atom has high electron affinity. Third, high lattice energy. Yes, sir. High lattice energy. Lattice, LATTICE, lattice energy. आप में ये स्प्रिंट करो lattice energy. What is lattice energy? सुना है पहले कभी नाम lattice energy? lattice energy. lattice पता है ना क्या होता है? जैसे NaCl देखा है रॉक सॉल्ट, ऐसा बोलते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड और व्हेन अ कटायन अप्रोचेस एन आयन, a certain amount of energy is released. During the formation of ionic bond, a certain amount of energy is released, which is known as lattice energy. During the formation of NaCl, a certain amount of energy is released, which is known as lattice energy, and the same amount of energy is required to dissociate the NaCl. समझ में आया कि नहीं? देखो, lattice energy में, lattice energy है क्या? During the formation of ionic bond, the formation of ionic bond, during the formation of ionic bond, अब ब्रैकेट में लिखना when cation approaches an ion, when cation approaches an ion, a certain amount of energy is released, known as lattice energy. Lattice energy is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance. R is the bond length. क्या बोल सकता हूँ मैं? R is the bond length. The distance between the nucleus of two atoms. सब क्लियर है? एक मिनट से बोर्ड पे देखो. सिर्फ बोर्ड पे देखो. अभी कोई लिखेगा नहीं तो नोट करेगा, समझ लो पहले कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि इन बिटवीन FeO एंड Fe2O2 इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, आयरन +2 O -2 आयरन +3 -2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 2 to the 4 3 to the 6 समझ में आया कि दोनों में NaCl CaO अब मैं आपसे यहाँ पे डाउट पूछूंगा कि आप लोगों ने डिस्टेंस को बिल्कुल नोट कर दिया? डिस्टेंस बिटवीन द Na plus and Cl minus and Ca2 plus NO2 minus the bond length of same लेके चल रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आपको सेम लेके चलना पड़ेगा, तो बोलता है अप्रोक्सीमेटली। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आता है तो डिस्टेंस को आप क्या करोगे? नेगलेक्ट। क्यों? वो चार्ज ऑलवेज प्रीडोमिनेंट ओवर समझ में आया कि नहीं? एग्जाम में एक आपका 12th के मॉड्यूल में क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट चैप्टर में, द लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली टाइम्स ऑफ NaCl, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इसको टिक करोगे आप लोग 4 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। हमें क्या लिखा है? सिर्फ चार्ज में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप बोलोगे नहीं सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कभी भी डिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि किसकी तरह आता है डेटा पे चला जाता है। आपको क्या पता कि इन दोनों का डिस्टेंस कम नहीं होगा? या तो कोई एक सेम दे दे, या तो दोनों सेम थे, डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम। देखो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑनलाइन का तरीका हमारे में नहीं है। केवल Q2 आर द चार्जेस, आपको उसमें पढ़ाया हुआ सर ने कोर्स में कूलम्ब्स लॉ। Q1 and Q2 आर द चार्जेस ऑफ cation and anion and R is the distance between them।
क्लियर है सबको? उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। Characteristics of ionic compounds. ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी ना ionic characteristics, तो आपको कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर। Yes, good conductor of electricity, aqueous or molten state. Look, first point, good conductor of electricity in molten or aqueous state. Second, high melting point. High melting point, hard and brittle. Next, solubility के बारे में बताएं। solubility मैं बोलूँगा कि soluble in polar solvent, but insoluble in organic और non-polar। अभी polar solvent कौन से होते हैं? जैसे तो अच्छा सॉल्वेंट मैंने ऐसा सॉल्वेंट देखा नहीं क्या पोलर सॉल्वेंट वाटर प्रूव करो। Because of the electroweigh difference between oxygen and hydrogen, oxygen get partially negative charge and hydrogen get partially positive charge. And what about organic solvent? बोलो बेंजीन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर। ठीक है, देखो soluble in polar solvent like water, soluble in polar solvent like water, but insoluble in organic or non-polar solvent like ये लोग कैसे और लास्ट पॉइंट लिखना ionic bond is non-directional in nature. Ionic bond is non-directional. Ionic bond is non-directional. सबको आ गया समझ में? ionic bond clear है सबको, lattice नहीं clear है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम डालो कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड which is formed by the sharing of a pair of electrons formed by the sharing of a pair of electrons between two atoms. अब ऐसे लिख दो नीचे polar covalent bond, non-polar covalent
बॉन्ड। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के नीचे यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, एक पॉइंट और लिखोगे, ये तो है डायरेक्शन, एक पॉइंट यहाँ पे और भी लिखना, between two different electronegative atoms, यहाँ पे between similar atoms। डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन, सर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा बोल सकते हैं ना कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो नॉन पोलर और डिफरेंट है तो पोलर, तो दो सिमिलर एटम्स भी बोल सकते हैं ना। यार एक बात बताना, दो सिमिलर एटम का मतलब ये HH। अब मान के चल मैं तेरे को बोलता हूँ बिटवीन सिमिलर एटम्स भी बोल सकते हैं। अब तो लिखना चाहे बिटवीन टू, देख ऐसा बहुत रेयर होता है कि दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो जब तक वो सिमिलर नहीं है। तो क्या है, बहुत रेयर होता है, ऐसा है ही नहीं। तो P और N क्या बोल सकते P और N कितनी कितनी होती है बता। फॉस्फोरस हाइड्रोजन बात में 2.1 फॉस्फोरस नाइट्रोजन नहीं, सेम स्केल में तेरे को लग रहा है नहीं होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, एकदम इक्वल नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूँ परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड की, एकदम परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड की, उसके लिए एटम को सिमिलर ही जाना पड़ेगा। अगर तेरे को लिखना है ये लिख दे बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो तो चला गया ना, मोलिकुलर स्केल पे चला गया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बना के दिए कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पॉलिंग स्केल से तेरे को चेक करना पड़ेगा। सन है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन एक बार समझा दो ना वापस। अभी तक बता देखिए, दोनों हाइड्रोजन एटम है, ये बॉन्ड यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं रहेगा अभी तक। बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रैप करेगा। अब पता है डायरेक्शन आगे की नहीं आगे। पोलर ये नाम होती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो पढ़ोगे पता है कहाँ पे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ इसकी डायरेक्शन जो आती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट है वो जिसका डेवलपमेंट रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी जाएगी, तो किस पे डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। अब NaCl को कभी लिखा देखा है ना, ऐसे बात है, ऐसे कभी लिखा देखा है, बोल। तो इसका मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अभी आया समझ में? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन पोलर, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन पोलर रहता है। बड़ा बोल एक मिनट यार, मुझे हाथ से मुझे आवाज आएगी यार। सर ऑर्गेनिक मुझे तो आवाज नहीं आ रही, ठीक है। हाँ बोल भाई। सर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं वो हमेशा नॉन पोलर रहते हैं यार देख, नॉन पोलर भी होते हैं, पोलर भी होते हैं। अभी मैं सिर्फ तेरे से बात कर रहा हूँ दो एटम की, सिर्फ दो एटम की। अब मैं तेरे को बताऊँ मीथेन CH4 नॉन पोलर है, मैं बात कर रहा हूँ CCl4 नॉन पोलर है। पर जब तक तुमने डायपोल मोमेंट ही नहीं पढ़ा तब तक मुझसे कैसे बताऊँ उस कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ तो मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, दो एटम के बीच की। जब डायपोल मोमेंट पढ़ा लूंगा तब मैं बात करूँगा मोर देन टू एटम्स की। अभी आया समझ में? यस सर। हाँ, जब मैं दो एटम से ज़्यादा की बात करूँगा तब मैं सिखाऊंगा आपको जब डायपोल मोमेंट पे टॉपिक पे आएंगे हम लोग। और डायपोल मोमेंट कब आएगा, जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में पता लगेगा कि मोर देन टू एटम वाले कंपाउंड कैसे रहेंगे, पोलर रहेंगे नॉन पोलर रहेंगे। अभी सिर्फ मैं दो एटम की बात कर रहा हूँ, H और C, H और H। अगर गलती से एक एटम और आ गया इसमें तब क्या होगा, लाइक BF3 वाटर H2S, तब आप क्या करोगे? उसके लिए आपको जानना जरूरी है शेप कौन बताएगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन। तो वो टॉपिक बात करें, जैसे दो एटम की बात करें। समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। नंबर फर्स्ट, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर,
एक्सेप्ट फर्स्ट लिखो बैट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट सेकंड क्या लिखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में देखो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट soluble in organic solvent but insoluble in organic solvent but insoluble in polar solvent. CCl4. Third point last. Covalent compounds show molecular reactions. Covalent compounds show molecular reaction. ये molecular reaction क्या होती है? क्या होती है molecular reaction? The reactions which involve the dissociation or the formation of covalent bond are known as molecular reactions. Bracket लिखना molecular reaction के which involves dissociation and the formation of covalent bond. जिस reaction में covalent bond dissociate होगा या form होगा उसे क्या बोलेंगे? Molecular reaction. और formation of covalent bond तो वैसे डालना Covalent compound shows molecular reaction. A bracket में लिखो reaction which involves formation and dissociation of covalent bond. ना ऐसा नहीं है. सब क्लियर है बात. अब मुझे मॉड्यूल को नहीं बहुत सारी केमिकल बॉन्डिंग एक मिनट आई माइक ऑफ रख यहाँ पे डाउट नहीं सिर्फ हमने कोवलेंट कंपाउंड्स की बात आयनिक कंपाउंड में आयनिक रिएक्शंस होती है पर जरूरी नहीं है ऐसे नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन होती है फॉर्मेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सिर्फ एग्जांपल दिया है कोवलेंट कंपाउंड्स की कोवलेंट कंपाउंड शोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन आयनिक कंपाउंड में बहुत सारे रिएक्शन की बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है हाँ कोई डाउट है तो पूछो आपके मॉड्यूल में सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड का सेकंड पॉइंट है समझे soluble in organic solvent but insoluble in polar solvent समझाओ उस पॉइंट को यार एक बात पढ़ाई जाती थी हमें पहले कभी कि लाइफ डिसॉल्व्स लाइफ डिसॉल्व्स लाइफ तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट उसके अकॉर्डिंग से देख ले आई मेरी बात समझ में यस सर सर वो कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर में भी ये soluble होंगे ना आवाज नहीं आ रही थी दोबारा बोल सर कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड्स में भी ये होंगे सर soluble कोवलेंट कंपाउंड तेरे हमेशा डिसॉल्व किस में रहेंगे तेरे ऑर्गेनिक में कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के समझ रहे जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रख हमेशा पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर अभी पोलर का मतलब क्या होता है जिस कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन है
समझ में आया कि नहीं है? अगर मैं से बात करूँ HCl की, तो HCl पानी में डिजोल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि HCl के अंदर क्या है? चार्ज सेपरेशन। मेजॉरिटी उसमें ये बोली कि ऑर्गेनिक जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स रहेंगे वो डिसॉल्व रहेंगे किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक सॉल्ट किसमें रहेंगे? इसलिए वहाँ पे अगर देखो लिखना है तो एक पॉइंट लिख सकता है एक्सेप्ट वाटर। जब तुमने लिखा है डिसॉल्व इन वाटर, वहाँ पे लिख सकते हो क्या? एक्सेप्ट वाटर। क्योंकि अगर आप बात करते हो HCl की या किसी और की तो वो डिसॉल्व कर लेता है उसको। समझ में आया कि नहीं है? आप लोगों को इसका ध्यान रखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ये याद न रहे कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। बस आप इसको याद रखो। क्लियर हो गया? अभी डाउट क्लियर है? अब देखो पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला है, बुकलेट का क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पे, 5 क्वेश्चन है तो मैं तभी दिखाऊंगा। एनायनिक कंपाउंड A प्लस, अभी सिर्फ समझ में आता है, यहाँ पे से रिवाइज करना है तुम्हें, बाकी घर से करोगे। एनायनिक कंपाउंड AB इज मोस्ट लाइकली Anionic compound AB is formed ionization energy and electron affinity. क्लास के बाद तो बाहर क्लास के बाद ionization energy and electron affinity. मैं आऊँगा तो फिर बैठूँगा यार, वहाँ पे बैठा है तो क्लास से बाहर निकल। क्लास में कोई स्टूडेंट बात करता है, क्लास से बाहर निकल सकता है। निकलेंगे बात आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत ध्यान से। अब उसने ऑप्शन क्या दिए? एन आयनिक कंपाउंड AB इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज हाई, B इज लो। तो कह रहा है A का आयनाइजेशन एनर्जी A का और B का, यहाँ बोला है उसने हाई, सेकंड ऑप्शन है उसका लो। ये उसका लो है और ये उसका क्या है? हाई। और ये क्या है उसका? ये है लो और ये क्या है? लो। कौन सा ऑप्शन होगा? दिखाया था ना कि आयनाइजेशन कैसा होना चाहिए? लो और इलेक्ट्रॉनिक क्या होना चाहिए उसका? समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर है अच्छे से? ये था फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? इजी देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड? SO3, ICl, क्या है? CH3। उसको अंदर ही करा कर दो, फिर आएगा समझ में। अभी 4वें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड? कौन होगा इसमें? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया सबको अच्छे से? नेक्स्ट टाइम आवाज मिलनी चाहिए, बैठ जाओ यार, ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम। क्लियर है? द कंपाउंड which does not contain ionic bond, a compound which does not contain ionic, ये दोनों क्वेश्चन करवाए मैंने। AB की फॉर्मेशन कब होगी? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आंसर होगा ये, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे SO3, ICl, Ki, CH3। Which of the following is an ionic compound? इसमें ionic bond होगा, इसमें से किसमें ionic bond? क्या है? Third, which of the following does not contain ionic bond? इसमें covalent bond होगा। Na plus OH minus, ionic, K plus sulfide। और भाई ये तो lithium hydride, all the elements of group 1 and group 2 reacts with hydrogen to form ionic hydrides। समझ में आया कि नहीं? सबको क्लियर है? घर पे जाके सबको रिवाइज करते हैं क्वेश्चन करते हैं।
एक्सप्रेशन हाइड्राइड हमेशा उसके एल्किलिक ग्रुप वाला ग्रुप के हाइड्राइड नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स नहीं, ये हाइड्राइड्स का मतलब ही है एक्स्ट्रा माइनस। अब में 4 से पहले 4 क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ अ सॉलिड इंक्रीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ अ सॉलिड इंक्रीज इफ ions are large, ions are small, equal size, charges are small, ions are small, क्योंकि स्मॉल साइज होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, कम। लिखवाया था आपको लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सबको आया भाई, किसी को डाउट तो नहीं है पोलर सेंटर में? चारों क्लियर है सबको? फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, which of the following bonds are non directional? NCl3, नॉन डायरेक्शन मतलब आयनिक। Which of the following species the bonds are non-directional? किसी को इस बात में डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छे से ही होगा। ये आरबीसी एक आयनिक कंपाउंड है ना, सबको क्लियर है? पॉइंट अच्छे से ये 5वें क्वेश्चन वैसे फिर रिवाइज करना, समझ लो घर पे जाके इसे तो अपना और रिवीजन हो जाएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? आयनिक और हाँ, ये पूछा नहीं मुझसे कि BeCl2 के लिए बेरिलियम इधर अल्किल अर्थ मेटल है। BeCl2 भी दोबारा होना चाहिए, तो याद रखना यार इस बात को। BeCl2 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। BeCl2 टू कोवेलेंट कंपाउंड बता देता हूँ यार, वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, लिक्विड में ही मिलता है, वेपर में मिलता है, मोनोमर भी बनाता है, डायमर भी बनाता है, पॉलीमर भी बनाता है। समझ रहे हो आप लोग? तो अभी नोटबुक में लिखना, इस नोटबुक में लिखो पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 5, BeCl2 is a covalent compound. BeCl2 is a covalent compound. Because this should ऐसे है कैसे? तो यहाँ डिस्कस नहीं होगी, वो आगे चीजों को बात करेंगे। HF भी बनाता है, HCl भी कोवेलेंट बनाता है, HBr भी बनाता है, HIV भी। मैं तो मुझे बोल रहा हूँ ना, तुम फॉलो करिए। अब उसका रीजन देता हूँ मैं। ये कह रहा है कि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। एक बार ध्यान रख, 1.7 डिफरेंस इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द गिवन बॉन्ड इज आयनिक और कोवेलेंट। बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मैंने तो क्या बताया, आयनिक बॉन्ड इज द एक्सट्रीम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो कितनी स्पीड से उसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो स्ट्रेंथ कितनी पावर से उसको खींच रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डिसाइड करता है, वो कोई भी आप स्केल से नहीं बता सकते। और मैं तेरे को करने की बताता हूँ, HF अगर तू पानी में डिजॉल्व करेगा तो सबसे ज़्यादा रहता है बिकॉज टू द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F-। आगे जाकर कुछ सिखाया जाएगा, क्लोरीन का तो बहुत ऐसा F2 को बना नहीं सकते। F2 बनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पानी से अलग करना इसको मुश्किल है। HF हो, HBr हो, HCl हो, HI हो, तो सबको जब तुम पानी में डिजॉल्व करोगे रिलीज करेंगे। HF को और अच्छा देंगे,
वो चीज़ छोड़ उसका वो पॉइंट बोला है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस तो सारे क्राइटेरिया नहीं कर सकते। सर ने बताई ये होगा कि आप कुछ डिफरेंस नहीं बता सकते। ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर आप बोल। सर जो आयन रहते हैं वो पानी में बनते कि गैस में बनते हैं? बता बोल। सर जो आयन्स है जैसे Na प्लस तो वो H2O में बनते हैं पानी में डिजोल्व करने के बाद कि गैस में बनते? हाँ बिल्कुल ये बात थर्मोडायनेमिक्स में बताई जाएगी कि जो दो तरह से पानी में डिजोल्व करता है गैसियस आयन। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक में टॉपिक था हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व आयन। वो आयन तुम्हारा गैसियस स्टेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम पोटेशियम। लिथियम का साइज अगर तो गैसियस स्टेट में देखेगा सबसे छोटा होगा, पर जब तो पानी में डालेगा साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल को खींचेगा और साइज बहुत कैसा हो जाएगा उसका? बड़ा साइज। अभी आया है समझ में तेरे को? यस सर। हमेशा गैसियस में देखते हैं उसको। इस चार्ज की बात करें Cl minus, always minus. But. Chlorine always shows -1 oxidation state, but chlorine bromine adding shows from -1 to +7. Cl2 से Cl2 बहुत बात की है। फिलहाल के लिए क्लोरीन हाइड्राइड का हाइड्रोजन H+ ही बनाता है, H- ही बनाता है। मैं HCl की बात करूँ तो H+ आएगा। अगर हाइड्राइड हाइड्रोजन ऑलवेज शोज +1 except in hydrides where it is -1. ये तक क्लियर हो गया? अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नली 50। ये सारे पिछले हम कुछ बार कैसे करते हैं 50 स्पेलिंग है 50 संतोष करा। कहीं वैलिड है, कहीं वैलिड नहीं होता है। अब हमें पता करना है कहाँ वैलिड होता है और कहाँ वैलिड नहीं। पहले जानना जरूरी 50 होता है। ठीक है। क्या हो अब इस पे आईआईटी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सब ध्यान से। 50 रूल बोलेगा कि नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयन, सब पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक और नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयन, कोई परफेक्टली आयन नहीं होता, तो बॉन्ड कैरेक्टर होता ही नहीं। और फिर कैसे एक्सप्लेन किया? उसने बोला कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड cation attracts the outermost electron of an anion. Cation attracts the outermost electron of an anion, due to which the shape of an anion is deformed. अब मेरा आपसे क्वेश्चन कि जो शेप ऑफ एनायन डिफॉर्म हुई है तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हुई है, रिपल्शन फोर्स की वजह से? जिस टाइम पे वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है उसी टाइम पे रिपल्शन भी हो रहा है। ये आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है, याद रखना इसका क्वेश्चन कि जो शेप डिफॉर्म हो रही है उसमें क्या हो रहा है? आपका अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है। अब जब आप किसी शेप में यहाँ पे अट्रैक्शन आने लगा तो अट्रैक्शन फिर डोमिनेट हो, रिपल्शन अट्रैक्शन आने लगा तो कौन सा कैरेक्टर आ गया? The whole phenomena is known as polarization. क्या बोलते हैं इसे? Polarization. The power of cation to deform the shape of an anion is known as polarizing power. Cation की क्या होती है? Polarizing power. And the power of an anion, with the extent to which an anion is deformed, is known as polarizing effect. क्या बोलते हैं उसे? Polarizing effect. And the whole process is known as polarization. यहाँ तक इससे कोई डाउट? अब हमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन करना है। ज़्यादा डिफॉर्मेशन मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन। ज़्यादा पोलराइजेशन मतलब ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। इस पर डिपेंड करेगा नंबर फर्स्ट। ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन। कोई डाउट इसमें?
the charge determine the polarization. Second one is smaller cation. Smaller cation. And last, larger anion. समझ में आया कि कुछ डाउट पूछना है पूछो, इसने एक डाउट मुझसे नहीं पूछा, अनायन की शेप चेंज क्यों है? कितना ही पावरफुल है। एक क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग पोलराइजेशन cation undergoes shape change, slightly change or negligible change, no change at all, can't be predicted, या फिर हमेशा अट्रैक्शन दोनों की तरफ से हो रहा है, तो चेंज उसमें भी आएगा बट इफेक्टिवली चेंज नहीं आता है, एकदम नेग्लिजिबल चेंज पर चेंज आता है, बहुत नेग्लिजिबल, उसको कंसिडर नहीं करते। एग्जाम में ऑप्शन में आए नेग्लिजिबल चेंज, तो इस पर टिक करके आओगे नेग्लिजिबल चेंज। ये वाला ऑप्शन भी हो कि चेंज नहीं आता तो मत टिक करके आना उसको, और अगर से यही ऑप्शन है कि चेंज बिल्कुल नहीं होगा तो फिर कोई डाउट नहीं आता किसी को? सबको क्लियर हो गया? देखो स्टेटमेंट देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, cation attracts the outermost electron of an anion. Cation attracts the outermost electron of an cation attracts the outermost electron of an anion. And simultaneously repel its nucleus. यहाँ दोनों पॉइंट कंसिडर होगा, रिफ्लेक्शन भी और रिपल्शन भी, and simultaneously repel its nucleus, which results in the polarization, or distortion of an anion, or distortion मतलब deformation of an ion. Due to which a partial covalent character, partial covalent character is originated, partial covalent character is originated. Next slide. The power of cation to deform the shape of an anion is known as polarizing power. The extent to which the anion is deformed, the extent to which an anion is deformed, the extent to which an anion is deformed
है तो क्या आती है ये बना लो because after the deformation of man, a partial covalent structure is originated. दोनों में सिग्निफिकेंट है तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट अनायन का कटन में नजर ही नहीं आ रहा नहीं आयनिक बॉन्ड तो बन चुका है अब इलेक्ट्रॉन अटैक हो क्या है फॉर एग्जांपल सोचना कटन और तो बनाया अभी अट्रैक्शन है अब इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है ना कौन सा टाइप पर आ रहा है कोवेलेंट ना अब वो तो छोटा साइज में अट्रैक्शन इसका भी है दोनों ही दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बट ज़्यादा कौन कर रहा है उस साइड से इसकी प्रॉपर नेग्लिजिबल है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज उसका चेंज नेग्लिजिबल समझ में आया सबको देखो कोवेलेंट कैरेक्टर और ब्रैकेट में पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन इज फेवर्ड बाय covalent character or polarization is favored by number first greater the charge on cation and anion greater the charge on cation and anion greater the charge of cation and anion. Second लिखो smaller cation third point last point लिखो larger anion anion is always smaller than anion. Anion is always smaller than मैक्सिमम केसेस जहाँ पे आयनिक बॉन्ड रहेगा वहाँ पे बात करेंगे उसमें बनेगी नहीं सिचुएशन ऐसा कटैन बड़ा हो जाए तो अगर ऐसा हो भी गया ना तो सोच मतलब कटैन तो बन ही रहे इलेक्ट्रॉन तो हाउ की सीएल फॉर्म कटैन और एनएफ फॉर्म नहीं अब देखिए पता है अलग अलग जितने भी क्वेश्चन देगा ना उन कंपाउंड में या तो अनायन सेम देगा कटायन सेम देगा तब तक वो डिटरमाइन करना है तब हम कर रहे हैं देखो एक उसके बाद देखो फॉर आयनिक कैरेक्टर उसके बाद देखो फॉर आयनिक कैरेक्टर सर आपने कहा कि ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन और कटायन दूसरा होता है यार आप किसी कुछ को बात कर रहे हो मेरे को उसकी बात सुनाई नहीं प्लीज मत करो मैं जानूंगा तो नाराज जाओगे प्लीज भाई मैं जाके हाथ जोड़ रहा हूँ आंटी की पढ़ाने दे यार प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट मुझसे पूछिए मुझे वहाँ की आवाज़ नहीं आ रही ना प्लीज और अपोला वाले तुरंत फोन मार देंगे आपको कि सर के बाद मेरी आवाज़ नहीं प्लीज शांत हो मेरे को डाउट है मुझसे हाँ बोल भाई क्या डाउट है सर आपने कहा था कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन और अनायन सर जो अगर पार्शियल चार्ज बढ़ जाएगा मतलब आपने कहा कि बड़ा होना तो सर वो तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा ना उनमें से एक का भी एक टाइम पे ज़्यादा नहीं है ना एक बार ज़्यादा चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है ज़्यादा डिफॉर्मेशन पहली बात दूसरी बात अगर तेरा साइज छोटा है कटायन का तो ज़्यादा डिफॉर्म करेगा अगर तू बोलेगा नहीं सर कंडीशन ऐसी है कि एक का कटायन का साइज एक का चार्ज ज़्यादा है पर एक का साइज कम है तब क्या होगा तब तुझसे कंपैरिजन कर सकते हो अगर मैं तुझसे बोलूँ इन कंपाउंड AL3 पोलराइजेशन कैसा है तो अच्छा है तो मैं तुझसे बोलूँगा AlCl3 आप दोनों में कंपैरिजन बोलता होगा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं
में से कोई एक होगा जो मुझे निपटा देगा अच्छे से, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली। एक से तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि किसमें कोलैबोरेशन ज़्यादा है किसमें कम है, तो एक को देख के नहीं बोल सकते। अब दोनों में सबसे पहला फैक्टर होगा चार्ज और दूसरा फैक्टर होगा साइज। अब मेरी बात समझना, फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड CaCl किसमें ज़्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर, तो फिर CaCl में चार्ज है। और ऐसा होगा तुम्हारे को जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे सब में देखना तुम्हारा चार्ज ही डोमिनेट रहेगा और साइज से भी आपसे सेम आएगा और चार्ज से भी आपसे सेम आएगा। वो पहले चार्ज ले 5 मिनट सर, एक मिनट माइक ऑफ करें। 5 मिनट दो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और मैं तो बताऊंगा तुम्हें कहाँ पे एक्सेप्शन में ध्यान है, तो तुम्हारे डाउट है वो सब उसमें क्लियर होगा। भाई मैंने क्या लिखा है उसको कंप्लीट करो। और आयनिक कैरेक्टर और ब्रैकेट में लिखो लार्जर कटायन स्मॉलर एनायन। बोर्ड पे लिखे जो मैं लिखने वाला हूँ वो इनडायरेक्टली रिलेशन है, हर जगह बनेंगे इनडायरेक्ट। 50 पूछे सारे क्वेश्चन पर सही जाएंगे। आयनिक कैरेक्टर जिसका ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा कम होगा, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। किसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मैं इस बात को प्रूव भी करता हूँ कैसे। आपके मॉड्यूल में अभी सिर्फ आप लोग पेज नंबर नोट करते हुए जाएंगे, सिर्फ पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर जो भी आपके डाउट है सब पेज नंबर 54 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सब बोर्ड पे देखा है। NaCl, NaF, NaBr। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कभी भी बोल सकते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा प्रदान पूछिए, ये इनडायरेक्टली रिलेशन है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों को हीट करके देखिए पता लगा लेंगे किसका ज़्यादा है। बट ये तो एक इनडायरेक्ट रिलेशन हमने लगाया है, इससे सारे आंसर हमारे ठीक आएंगे। तो इन सब में आप देख सकते हो कटायन कैसा है, सेम। तो इसने कहा हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या जरूरी है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना। अब बताओ इन चारों में आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। सुनो, Na तो सेम है, मैं क्या देखूँगा अनायन। आयनिक कैरेक्टर के लिए अनायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा। इसका साइज छोटा है, क्लोरीन का आंसर आ गया Na। सबको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन ये है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसका रहेगा जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए अनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा, तो आयनिक के लिए कैसा होगा, छोटा। समझ में आया वैसा कुछ नहीं करता हूँ मैं, करता हूँ जो कैसे। अभी देखते जवाब क्वेश्चन नंबर 11। एक बार अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखो, अभी कोई लिखो मत। अब उसने पूछा है हाईएस्ट, अभी कोई लिखना मत, आराम से लिखना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। MgCl2 CaCl2 इसका डाउट आया था, BaCl2 एंड अकोला सेंटर में जिसका भी डाउट था देखो इस क्वेश्चन को। इन चारों में पूछा है किसका हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर है, कैसे बोल अनायन सेम है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कटायन कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इन चारों में कौन बड़ा है, अगर आप ग्रुप में देखोगे तो सबसे ऊपर कौन आता है, बेरिलियम, कौन आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर है। अकोला सेंटर किसका डाउट था, अभी क्लियर है। यस सर। और सर अगर पार्शियल चार्ज एक एटम पे मतलब एक मॉलिक्यूल पे रहा पॉजिटिव और नेगेटिव और दूसरे पे रहा फाइव पॉजिटिव और फाइव नेगेटिव, मतलब एक तरह से मैग्नीट्यूड, तो सर फिर वो दोनों में इक्वली होगा कि अलग? या मेरे को तेरी कुछ आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है पीछे से, तो पीछे से कुछ म्यूजिक आ रहा है अजीब सही होते, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही तेरी याद है। एक बार दोबारा कोशिश कर। सर वो अगर एक मॉलिक्यूल पे सर पार्शियल चार्ज दोनों कटायन और अनायन पे रहा पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरे मॉलिक्यूल में रहा वही पार्शियल चार्ज फाइव पॉजिटिव और फाइव नेगेटिव, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड कुछ तो क्या है, तो फिर दोनों का जो मॉलिक्यूल होगा उनमें ये सब सेम होगा कि
क्वेश्चन ही तुमसे वो पूछेगा जिसमें कटायन सेम रहे या अनायन सेम रहे, वो ऐसे पूछेगा ही नहीं। अगर गलती से उन्हें दोनों अलग अलग दे दिए, अब वो मान लो ऐसा कर दें कि ए बी और सी डी, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +1, इसमें -3, ये बोलो क्या बोलो? ये तो गलत हो गया, सी डी गलत हो गया। इस केस में वो कुछ नहीं पूछेगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसने पूछा हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इन तीनों में, क्या तीनों में थर्ड फोर्थ ऑप्शन है तीनों में सेम रहेगा? यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब बताओ क्या आंसर होगा? कटायन कैसा है? सेम। इसे देखोगे अनायन पे, यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या चाहते हैं? -1, -2, यहाँ पे कितना है? -3। अब बताओ कौन होगा? अरे करो थर्ड ऑप्शन होगा, नहीं होगा? ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ में आया कि नहीं? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार। देख एलियम सोडियम में +1 है, सब में +1 है, नाइट्रोजन में कितना होगा? चार्ज इक्वल, मतलब फोर्थ ऑप्शन का सेम होगा, सब इक्वल होगा चार्ज। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आओ एक क्वेश्चन और सब बोलते देखो। क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2। पहले सीख लो यार इसको अच्छे से, ये सब लिखते रहना बाद में। ठीक है, उसका क्वेश्चन ये है कि सब में लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। अब अनायन तो सब में सेम है, तो कटायन का छोटा होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, ये जो मैंने लिखा है हर जगह वैलिड नहीं है, पर आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन इतना ही सिखाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में वो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बात कहाँ वैलिड नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ, इंडिविजुअल चार्ट देखिए, अब तुम्हें घर से क्या क्या होमवर्क करने, कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने करवाया नोट कर देना। पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन 2 मैंने करवा दिया, 3 आप करोगे, 4 आप करोगे, 5 आप करोगे, 2, 3, 4, 5, पेज नंबर 53। और मैंने जो आज पेज 54 पे सारे करा दिए आपको, 2 नहीं कराए वो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 19, 21, पेज 55 पे क्वेश्चन नंबर 22 में देखो इसमें अपनी बकवास क्वेश्चन AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI2, इन चारों में सबसे कोवेलेंट हैलाइड कौन सा है? कोवेलेंट हैलाइड जिसका आयन बड़ा होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर। आयन कैसा होना चाहिए? बड़ा। बड़ा कौन है? आयोडीन। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे घर पे करने हैं, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। समझ में आया? कैसा नहीं होता? हाँ, इसने पूछा हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर में कटायन कैसा अलग अलग है ना? एक इसमें एल्यूमिनियम से है ना कटायन, है ना? सब में एल्यूमिनियम है, सब में एल्यूमिनियम। अनायन कैसा डिफरेंट है ना? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए अनायन कैसा होना चाहिए? छोटा है बड़ा? अनायन कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो इसमें बड़ा कौन है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आया समझ में? क्लियर है सबको? ये घर से करोगे ना, लिख दिया ये लिखो यार, देखो
इसके बाद नहीं देखो इसे इस क्लास में जिन लोगों का होके वो वीडियो में भी पढ़ते आना डिग्री ऑफिस नहीं हुआ यार टेस्ट हमारी क्लास का डिवीजन है तो अब हम क्या क्लास कराते हैं आपको बैठे जो का जो जगह बना उसमें भी यूनिवर्सिटी का ताकि तुम्हारा भी स्टार्टिंग से उसमें कुछ नहीं तुम्हें को दवाई करना चाहिए तो सबसे एंड में रहा था हमारी क्लास 2 हुई है कैसे होता तो रिविजन में तुम्हारा स्टार्टिंग से रहा तो कुछ नहीं तुम्हारी को दवाई करना मेरी कुछ नहीं है मेरी स्टार्टिंग किया बोलो अभी हो गया तुम्हारा वो रह गया था ना ये हो गया उसके आगे अरे अरे भाई सुनो आपका गैसियस स्टेट में इन्वर्जन टेम्परेचर रह गया वो नेक्स्ट क्लास में यूनिवर्सिटी से पहले खत्म करा वो नेक्स्ट क्लास में होगा नेक्स्ट क्लास तुम्हारी ठीक है ये सबको क्लियर हो गया अब देखो कहाँ पे एक्सेप्शन है तुम्हारा एक्सेप्शन कहाँ पे 50 को तुम्हारा फेल हो जाएगा सुनो आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक में जब कोई भी टीचर आपको वो पढ़ाएगा ना जो एस ब्लॉक पढ़ाएगा पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक पढ़ाएगा तब समझाएगा उससे पहले आपको भी समझाएगा मैंने आपसे कही ए जगह फॉर्म आप बताओ ये पानी में सोल्यूबल होगा कि नहीं आप कैसे आप जब अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन करोगे सुनो सब ध्यान से आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं उसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सुन लो which of the following is insoluble in water ऑप्शन बताइए क्या है KGR KBR and finally CaCl इन चारों में इनसॉल्युबल कौन है वाटर दिमाग लगाओ है बट अगर मैं चार्ज के अकॉर्डिंग देखूँ तो कैसे प्रोवाइड है अगर मैं इसको चार्ज के अकॉर्डिंग देखूँ तो दिस वन ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कम सॉल्युबल तो मैं इसे पूरा पीछे दिया ऐसे ट्राई करो ठीक है भाई ये CaCl2 जो है ना पता क्या होता है लाइन पता CO क्या होता है CaO मैंने वाइट वॉश होती है थोड़ा जैसे वो डाल देते हैं धुआं निकल रहा होता है वो हाईली कभी करना एक बार ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड लेना ड्रम में डालना है ऐसे ड्रम करना है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हाईली एक्सोथर्मिक 1000 में जाकर एनर्जी होती है उसमें ऐसे कैल्शियम प्रोवाइड है डालो पानी में स्लैक लाइन बना ना सबको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है अब हमें पता कैसे चला हमारा तो बना चुका है फेल हो गया तो पता है यहाँ पे टीचर्स तुम्हें ऑर्गेनिक में एक चीज़ सिखाएंगे उसको हम बोलते हैं लैक्टिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन वहाँ लैक्टिस एनर्जी एक्स एंड हाइड्रेशन एनर्जी 3 केस तुम्हारे बनेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई एक्स इज लेस देन वाई एक्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू वाई नॉट एक्जैक्टली अब एक्स इज ग्रेटर देन वाई मतलब सॉल्युबल यहाँ पे क्या लिखा मे बी मे नॉट पता नहीं चल रहा थोड़ा पार्शियली सॉल्युबल तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसका हमें डेटा चाहिए होगा जिनका
जिसका डेटा हमारे पास नहीं होता उसी का हम पहचान सूचना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर ये डेटा हमें कब प्रोवाइड किया जाएगा? ये तो आपको तब प्रोवाइड किया जाएगा जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ग्रुप एस ब्लॉक और बी ब्लॉक। उससे पहले तो कोई भी नहीं होगा। पहचान सूत्र कभी पहचान सूत्र 90% जगह ठीक है, एक्सेप्शन है तो वो भी फेल हो जाएगा। हमें क्या देखते हैं उसका सबको बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको ग्रुप नहीं हो सकते। वीडियो समझ में आ गई तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये दिया। दूसरा केमिकल एक सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा पानी में जाता है, बच्चे ये दोनों नहीं, ये भी सॉल्ट, वैसे कंपेरिजन में ये दोनों हाईली सॉल्युबल। आप मेरी बात समझ गए ना? यानी कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पे पदार्थ सूत्र हमारा फेल हो जाता है वहाँ पे क्या चलेगा आपका? ये डेटा जाएगा, और डेटा कहाँ से लेकर होगा? डेटा वही प्रोवाइड नहीं कर सकता। मेरी बात सबको समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन तुमसे कोई पूछेगा जो पदार्थ सूत्र के अंदर है। हाँ, जब आपके पास IIT ऐसा नहीं पूछता, IIT वही पूछेगा जो एक्सेप्शन है, वो ऐसे सिंपली पूछेगा तो पदार्थ सूत्र वो मेंस लेवल तक पूछता है। मेरी बात सबको समझ में आएगी कि नहीं? आप जो घर पे जाके क्वेश्चन करोगे वही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और कोई डाउट किसी को समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको वो सिखाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन में होना और हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस एक चीज ध्यान रखना, दो चीज होती है, होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ केमिकली कंबाइन करना इज द हाइड्रोलिसिस। सिर्फ वाटर के साथ अटैच होना बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द हाइड्रेशन। जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं NaCl, कहते हैं सॉल्ट तभी पता है हाइड्रोलिसिस नहीं करता। मतलब अगर आप ऐसे तो NaCl प्लस वाटर क्या बनेगा? आप लोग बड़ी होशियारी से लिख देते हो NaOH प्लस HCl, ऐसा कुछ नहीं होता। पता होता क्या है? असल में Na प्लस एंड ऐसा होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल है, पता होना चाहिए, आगे आयनिक में सिखाया जाएगा। एक बार बताइए कैसा वो पार्शियल लेकर पार्शियल बताना मुझे Na प्लस क्या करेगा? कहाँ से अटैक करेगा पानी को? मन को क्या ये केमिकली कंबाइन कर रहा है Na प्लस? ये केमिकली कंबाइन नहीं कर रहा है इस टाइम पे, क्या कर रहा है? सिर्फ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेशन। So NaCl undergoes hydration, not hydrolysis. और जब वो केमिकली कंबाइन कर लेता है तब क्या बोलते हैं हम लोग? अभी नहीं आगे और ट्रेन में आता है तुम्हारा कि क्या डिफरेंस पता नहीं चलेगा। हाँ? मतलब पता नहीं चलेगा कि हाइड्रेशन हो रहा है या नहीं, ये टर्म तेरा आयनिक इक्विलिब्रियम का है, सिखाया मैंने इसलिए कि हम लोग पढ़ते हैं ना हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस वो समझना कि हाइड्रेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो भी सिखाया जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम कौन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, कौन हाइड्रेशन करेगा, पूरा प्रॉपर टॉपिक। और आयनिक बहुत गंदा क्वेश्चन, IIT में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ढंग से नहीं पढ़ा तो देखते ही मिल जाएगा बहुत गंदा क्वेश्चन, बहुत गंदा। एक तो समझ से बात करता है, ढंग से नहीं पढ़ा, पूरा लॉजिक लगता है इसमें, कहीं कुछ हाइपोथेटिकल नहीं, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम, पूरा आयनिक। अब इसे समझ हाइड्रेशन क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोलिसिस मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन करना। मतलब देख, कोई देर को मान ले मैं यहाँ पर हूँ और कोई मैं किसी को देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम दोनों ने हाथ मिला दिया,
केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? एक डिफरेंस होता है हाइड्रेशन और हाइड्रोजन, बट अपोजिट चार्ज और दूसरी बात यह क्लास में प्लीज ऐसे मत करो कि पूरी क्लास में बात करो, मुझे खुद को बुरा लगता है, बट शोर करोगे उनकी आवाज़ नहीं आएगी, वहाँ पर कॉल कर सकते फिर जो लोग कॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेगा? यूनियोमेट्री और सिर्फ गैसियस स्टेट पढ़ाऊंगा और बॉन्डिंग का मॉडल साथ रखना।